बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे करें। एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए सबसे पहली बात क्या है कि आप जितने भी फार्मूलाज हैं चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 2 के, चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर नंबर 5 और 6 चूँकि आप चॉइस में छोड़ देंगे, और चैप्टर नंबर 7 के जितने भी फार्मूलाज हैं वो अच्छे तरीके से उनको याद करें, उनको लिख लिख के देखें। अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो एक दूसरे को सुनाएं, बार बार सुनाएं और ख़ुद को सुनाएं, ख़ुद रिवाइज़ करें कि चैप्टर नंबर 1 में ये फार्मूला है, चैप्टर नंबर 2 में ये वाले फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 में ये वाले फार्मूलाज हैं। उनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें। जैसे अभी मैं आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स में से बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फार्मूलाज आपने तैयार करने हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में देखें, ये पेज नंबर 7 पे यहाँ लिखा हुआ साइन एच एक्स किसके बराबर है। साइन एच एक्स बराबर है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कॉस एच एक्स किसके बराबर है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसको हाइपरबोलिक साइन कहते हैं, इसको हाइपरबोलिक कोसाइन कहते हैं। और टेन एच एक्स इसके बराबर है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और इसी तरह से क्योंकि आपको साइन एक्स याद हो गया है तो कॉसिकेंट एक्स इसको उलट कर दें, कॉस एच एक्स आपको याद हो गया है तो सीकेंट एच एक्स इसको उलट कर दें, और टेन का उलट जो है वो कॉट होता है, इसको आप याद कर लें। इसी तरह से आगे कुछ और फार्मूलाज हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद पेज नंबर 8 पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे लिखा इवन फंक्शन कौन से होते हैं और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं। इवन फंक्शन कौन सा होता है जिसमें एफ इन माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, वो इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन कौन सा होता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो तो वो ऑड फंक्शन होता है। और ये फार्मूला कॉस एच स्केयर एक्स माइनस साइन एच स्केयर एक्स बराबर 1 के होता है, इसको तैयार कर लें। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसमें ये चीज़ें हैं, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये भी MCQs में पूछे जा सकते हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और उसके बाद पेज नंबर 19 पे ये फार्मूला है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n ए की पावर n माइनस 1, इसके बराबर होता है। ये फार्मूला भी आप याद कर लें। उसके बाद यही का फार्मूला आ जाता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू ई के बराबर होता है। एक ये ई का फार्मूला है पेज नंबर 23 पे, और एक ये ई का फार्मूला है। इसमें फ़र्क क्या है कि अगर बटे में n आएगा तो यानी कि इसको उल्ट करें तो n ओवर 1 होगा, वो पावर हो तो बराबर ई के होता है। ये x है तो इसको उलट करेंगे तो 1 ओवर x इसकी पावर है तो बराबर ई के होगा। फ़र्क क्या है कि अगर बटे में n आएगा तो ये लिमिट इन्फिनिटी होनी चाहिए, और अगर सिंपल x है बटे में नहीं है तो लिमिट जो है वो 0 होनी चाहिए, तो फिर ये बराबर होगा ई के। इस तरह से आप इसको याद कर लें, लिख लें। और ये पेज नंबर 24 पे है, लॉग ई की पावर ई बराबर होता है 1 के, ये भी आप याद कर लें। लॉग ई की पावर ई बराबर होता है 1 के। और उसके बाद आ जाता है एक और ये फार्मूला है पेज नंबर 26 पे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि साइन के बाद जो भी लिखा है, 5 है, 10 है, जो कोई भी एंगल है वही सेम बटे में हो तो बराबर 1 के होता है। शर्त क्या है कि लिमिट जो है अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन आ जाता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या है कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट, सिंपल लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर हों तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। अगर इनमें से कोई एक भी बराबर ना हो तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस होता है। ये कंसेप्ट आप याद कर लें। फिर आ जाएं आप चैप्टर नंबर 2 पे, डिफ्रेंशिएशन पे। तो डिफ्रेंशिएशन में ये कुछ यहाँ पे बताए हुए हैं। सन है 1642 और 1727, 1646 और 1716, इनको अच्छे तरीके से ये भी आप याद कर लें, रट्टा लगा लें इनको। और फिर आगे एक और चीज़ आ जाती है, ये पेज नंबर 44 पे देखें तो नेम ऑफ मैथमेटिशियन, इनमें से यकीन माने लाजमी तौर पे इनमें से MCQs आ जाता है। लेबनीज़ ने डेरिवेशन को किस तरह से लिखा, dy ओवर dx और df ओवर
डी एक्स। और न्यूटन ने इसको किस तरह से लिखा, एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसको इस तरह से एलेबोरेट किया, इसकी नोटेशन ये उसने बताई डेरिवेशन की। लग्रेंज ने क्या लिखा, एफ डैश एक्स। और काशी जो है इसने डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लें। एमसीक्यूज़ कैसे आता है कि काशी ने डेरिवेशन को की नोटेशन क्या बताई है, डी एफ ऑफ एक्स, या डी एफ ऑफ एक्स किस साइंटिस्ट ने, किस मैथमेटिशियन ने इसको डिफ़ाइन किया, तो आप लिखेंगे कॉशी पे डिपेंड टिक करेंगे। तो ये टेबल आपने याद कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। ज़ीरो का डेरिवेटिव आ जाए, 5 का डेरिवेटिव आ जाए, 10 का आ जाए, सी का आ जाए, बी का आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है, ये याद रख लें। फिर उसके बाद ये देखें पावर रूल है, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन, और पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर छोड़ के उसका डेरिवेटिव। पावर रूल याद करें, डिवाइड रूल क्या है, और उसके बाद प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। और उसके बाद आ जाता है चेन रूल क्या है, वो कंसेप्ट अच्छे तरह से याद कर लें। एमसीक्यूज़ के लिए भी ज़रूरी हैं और आपके सवालों के लिए भी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट ये देखें पेज नंबर 73 पे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्केयर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसिकेंड स्केयर एक्स। कोसिकेंड एक्स का क्या है, माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। सीकेंड का क्या है, सीकेंड एक्स टेन एक्स। इसको याद कर लें। इसकी मदद से आपके सवाल भी हल होंगे और डायरेक्ट जो है फॉर्मूला भी एमसीक्यूज़ में आ जाता है। और फिर पेज नंबर 75 के बिल्कुल लास्ट में ये देखें, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है। और फिर पेज नंबर 76 पे कॉज इन्वर्स का क्या है, टेन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉसिकेंड इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये याद कर लें। उसके बाद ये चीज़ें आपने याद नहीं की होंगी, पेज नंबर 85 पे देखें, साइन एच एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉज एच एक्स। कॉज एच एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एच एक्स। टेन एच एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड एच स्केयर एक्स। ठीक है, ये फ़र्क आप याद कर लें। कॉसिकेंड एच एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड एच एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉट एच एक्स का डेरिवेटिव क्या है। ये पेज नंबर 85 पे हैं एच एक्स वाले, साइन एच एक्स, कॉज एच एक्स, टेन एक्स एच एक्स वगैरह, ये फार्मूलाज याद कर लें आप। उसके बाद पेज नंबर 88 पे देखें, साइन एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्केयर और उसका जज़र। और फिर कॉट एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉसिकेंड एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉसिकेंड एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, इनके डेरिवेटिव। और टेन एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये भी आप याद कर लें। ये 2.6 जहाँ पे है उसके बिल्कुल साथ वाला पेज है, 88 पेज नंबर वहाँ पे है। और 2.6 में जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये देखें ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, और फिर बाद में आपने पावर का डेरिवेटिव भी लेना है, ये इसका मेन कंसेप्ट है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव वही आ गया और फिर पावर का आगे डेरिवेटिव आ गया, तो ये आंसर आएगा ई की पावर 2x। मोस्टली सवाल जो आता है ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये आप बताएं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, तो ये इसका आंसर होगा, इस पे आपने टिक कर देना है। और फिर एक और कंसेप्ट है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे मैं लिखूँ डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग के बाद में जो भी लिखा होगा वो बटे में आ जाएगा, और फिर लॉग के बाद जो भी लिखा होगा उसका आगे डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। ठीक है, ये आपने कंसेप्ट याद कर लेना है। आगे ये पेज नंबर 90 पे, यहाँ पे ये पेज फटा हुआ है, फ़िलहाल आपने पेज नंबर 90 पे ये वाला टेबल याद कर लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को किस तरह से लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को किस तरह से लिखते हैं, थर्ड डेरिवेटिव को किस तरह से लिखते हैं, इस टेबल में से भी लास्ट में एमसीक्यूज़ आ जाता है, ये आपने तैयार कर लेना है। और 2 नंबर का एक और सवाल आता है पेज नंबर 95 पे देखें, मैक्लोरन सीरीज़, स्टेट द मैक्लोरन सीरीज़, इस तरह से आता है, सिर्फ़ और सिर्फ मैक्लोरन सीरीज़ लिखें। मैंने पास्ट पेपर्स में ये सवाल देखा है, स्टेट द मैक्लोरन सीरीज़, सिर्फ मैक्लोरन सीरीज़ या मैक्लोरन्स थ्योरम आप लिखें तो सिर्फ ये एक लाइन आपने लिखनी है, और इसी के 2 नंबर है। और इसी तरह से ही फिर आ जाता है टेलर सीरीज़, पेज नंबर 99 पे देखें तो सिर्फ आ जाएगा कि टेलर सीरीज़ लिखें, तो सिर्फ आपने ये टेलर सीरीज़ लिखनी है, इसी के ही 2 नंबर हैं।
अब आ जाता है इंटीग्रेशन वाला चैप्टर नंबर 3। ये तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट MCQs 3 आते हैं, 10 शॉर्ट आते हैं और 2 लॉन्ग आते हैं, यानी कि इसमें से 33 या 35 नंबर का चैप्टर नंबर 3 में से पेपर आता है। तो इसके जितने भी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का उलट जो है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन के जो फार्मूलाज आपने याद किए हैं उसी को थोड़ा सा उलट करेंगे, डेरिवेशन के जो आपने फार्मूलाज याद किए उसको उलट करेंगे तो वो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज बन जाएंगे। तो इंटीग्रेशन में ख़ास तौर पे 125 पेज नंबर पे ये जो 14 फार्मूलाज हैं, एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन क्या है, पावर रूल इसको कहते हैं। पावर में एक प्लस करते हैं, बटा उसमें भी एक प्लस करते हैं, प्लस सी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉज एक्स। कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स। सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन कॉसिकेंड स्केयर की, सीकेंड की। ये सारे के सारे फार्मूलाज, टोटल 14 फार्मूलाज हैं, ये आपने रट्टा लगा लेना है, इनको याद कर लेना है। और पेज नंबर 135 पेज नंबर पे आप देखें, 135 पेज नंबर, इसमें सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो ये भी MCQs में पूछ लेते हैं। ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू हम लेट करेंगे ए साइन थीटा। एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर हो तो हम लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। और 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट और बी पार्ट में ये सवाल अप्लाई हुए हैं। और ये डेरिवेशन जो है ये 6 के 5 के 5 आपने तैयार कर लेनी है, इनको याद कर लेनी है, रट्टा लगा लेना है। और एक्सरसाइज 3.4 में एक फार्मूला अप्लाई होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है कि दो रुकन उसमें होते हैं, दो एलिमेंट। पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस जो इंटीग्रेशन आंसर आता है वो एज इट इज़ आप लिखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला भी आपने याद कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो फार्मूला इस्तेमाल होता है 144 पेज नंबर के बिल्कुल स्टार्ट में ये फार्मूला है कि अगर e की पावर x है और इसका डेरिवेटिव प्लस के बाद आगे पड़ा हो तो यही जो है वो आंसर आ जाता है, e की पावर x और f ऑफ x, यही आंसर आ जाता है। इस फार्मूला को भी आप रट्टा लगा लें, इससे आपकी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा और MCQs के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। तो 3.6 में से भी एक MCQs आ रहा था, फ़िलहाल इसमें से तो नहीं आता। एग्जाम्पल में से कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन, ये पाई है और ये पाई बाई 2 है और साइन ऑफ x है, इसका क्या आंसर आएगा। तो क्या आंसर आएगा, इंटीग्रेशन इसकी क्या होती है जी कॉस x और लिमिट क्या है जी पाई और पाई बाई 2। ये देखें इस तरह का सवाल आता है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है कॉज एक्स, और ये अपर लिमिट मैंने अप्लाई की, फिर लोअर लिमिट मैंने अप्लाई की। कॉज 180 की होती है -1, कॉज 90 की होती है 0, तो ये -1 आंसर आ जाएगा, इस पर आप टिक कर देंगे। इस तरह के छोटे छोटे से सवाल आते हैं। तो ये 3.6 का जो कंसेप्ट है ये भी आपको पता हो कि अपर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा 3.7 आ जाती है, इसमें ये है तो बड़ी छोटे छोटे से सवाल हैं, लेकिन इसमें से मैंने देखा है कि 2013 और 2014 में से लॉन्ग सवाल आया है 3.7 में से, तो इसको काइंडली आप तैयार कर लेना। और 181 पेज नंबर चैप्टर नंबर 4 में ये फार्मूला डिस्टेंस का फार्मूला, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर और होल का जज़र, ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसको याद कर लें। और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2 और प्लस कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये भी आपने तैयार कर लेना है मिड पॉइंट का और डिस्टेंस का फार्मूला। अच्छा 2 पॉइंट वाला फार्मूला तो आपने याद किया है। 184 पेज नंबर पे देखें तो ये 3 पॉइंट वाला फार्मूला है। अगर 3 पॉइंट दिए हों तो उस पर ये फार्मूला अप्लाई होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। तो ये फार्मूला अप्लाई करके आपने वैल्यू निकाल लेनी है और उस पर टिक कर देना है। यकीन माने मैंने 3-4 पास पेपर देखे हैं और उसमें ये वाला क्वेश्चन लाजमी आया है। इनके 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो कहते हैं कि इसका मिड पॉइंट जो है सेंट्राइड लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि सेंट्राइड इसका बताएं, इनके सेंटर पॉइंट इसका बताएं। तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप उसको हल करेंगे और MCQs जो आंसर आएगा उस पर टिक कर देंगे। और 187 पेज नंबर पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फार्मूला है, कैपिटल X बराबर होता है x स्मॉल x माइनस h, कैपिटल Y बराबर होता है स्मॉल y माइनस के। तो ये दिया हो और इस तरह से वो स्मॉल x भी पूछ सकते हैं। तो स्मॉल x किसके बराबर होगा, h को दूसरी तरफ ले जाएं तो कैपिटल X प्लस h के बराबर होगा। इस तरह के MCQs भी आते हैं, मैंने देखे हुए हैं।
और 188 पेज नंबर पे देखें कैपिटल एक्स किसके बराबर होता है। अगर एक एंगल दिया हो और एक पॉइंट दिया हो तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होता है। कैपिटल एक्स बराबर होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई बराबर होता है स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन थीटा। और 192 पेज नंबर पे देखें स्लोप का फॉर्मूला बताया है। स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये आप याद कर लें। और अगर स्लोप कोई दो लाइनें दी हुई हैं और उनका स्लोप जो है अगर बराबर हो, जैसे m1 बराबर हो m2 के, तो हम कहेंगे लाइन क्या है, पैरेलल है, लाइंस पैरेलल हैं। और अगर m1 और m2 को ज़रब दें बराबर -1 के आए तो हम कहेंगे लाइंस क्या हैं जी, परपेंडिकुलर हैं। तो ये कंसेप्ट भी आप याद कर, पैरेलल को दो लाइन से ज़ाहिर करते हैं, परपेंडिकुलर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। और m का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और अगर एक इक्वेशन दी हो, मिसाल के तौर पे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, तो फिर इससे स्लोप निकालना है तो वो बराबर होता है माइनस बी ओवर ए वाई के साथ जो लिखा है और एक्स के साथ जो लिखा है माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला अप्लाई करके आप स्लोप निकाल सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला फार्मूला भी याद कर लेना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और 195 पेज नंबर पे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये वाला फार्मूला जो है क्या है जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये आपने तैयार कर लेना। और ये वाला फार्मूला इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, ये याद कर लें। ये तीन तरह की फॉर्म इक्वेशन जो है मैंने आपको बता दी। एक क्या है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। और एक और आगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p, ये भी याद कर लें आप। अब 7वें चैप्टर पे आ जाएं। 326 पेज नंबर पे इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, अगर ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड, दो लाइनें जो होती हैं इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल हैं। और वेक्टर्स जो हैं पैरेलल कब होते हैं, जब एक कांस्टेंट ज़रब खा के किसी दूसरे वेक्टर के बराबर आए तो हम कहेंगे कि वेक्टर जो है वो पैरेलल हैं। और 332 पेज नंबर पे देखें, रेशो फार्मूला है R इज़ इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। तो ये रेशो फार्मूला अप्लाई हुआ है 7.1 में, क्वेश्चन नंबर 12 में ये रेशो फार्मूला अप्लाई हुआ है, ये आपने याद कर लेना है। तो 344 पेज नंबर पे देखें, u डॉट v इज़ इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और बराबर 0 के आ जाए तो हम कहेंगे वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल मैंने कब बताया कि अगर एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से ज़रब दें और दूसरा वेक्टर आ जाए तो हम कहेंगे कि वेक्टर पैरेलल हैं। और अगर इन दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लें और बराबर 0 के आ जाए तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। आगे 345 पेज नंबर पे देखें, कॉस थीटा बराबर होता है u डॉट वी ओवर u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला आप याद कर लें। कॉस थीटा इसके बराबर होता है। इसके बाद साइन थीटा है वो देखते हैं। हाँ, 354 पेज नंबर पे देखें, साइन थीटा बराबर है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ये साइन थीटा का फार्मूला। पहले हमने कॉस थीटा का देखा u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, ये साइन थीटा का है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। और ये कुछ टर्म हैं चैप्टर नंबर 7 में, i डॉट आई बराबर होता है 1 के, यानी कि डॉट प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर का लें तो बराबर 1 के होगा, j डॉट जे बराबर 1 के, k डॉट के बराबर 1 के। और अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो i क्रॉस आई इज़ इक्वल टू 0, j क्रॉस जे इज़ इक्वल टू 0, k क्रॉस k इज़ इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो MCQs में लाजमी तौर पे इसमें से आता है। जैसे पूछ लेते हैं जी 3i क्रॉस प्रोडक्ट 2i ज़रब
आई किसके बराबर है, तो इसको आप हल करके फिर ये आंसर ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आई क्रॉस जे। इसको आप इस तरह से हल कर सकते हैं, आई को जे से ज़रब दें तो आंसर आ जाएगा के, जे को के से ज़रब दें तो आंसर आ जाएगा आई, और के को आई से ज़रब दें तो आंसर आ जाएगा जे। और अगर इसको उल्टा ज़रब दें, जैसे कि मैं इसको ज़रब दूं कि जे क्रॉस आई, तो फिर जो है उल्टा आंसर आएगा माइनस के बराबर। और अगर आई क्रॉस के मैं ज़रब दूँ, उल्टा ज़रब दूँ, तो ये आ जाएगा माइनस जे के बराबर। और अगर जे क्रॉस के क्रॉस जे करूँ तो आंसर आ जाएगा माइनस आई के बराबर। ये कंसेप्ट जो है आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। अच्छा, जितने मैंने फार्मूलाज बताए हैं काइंडली उनको चैप्टर वाइज आप लिख लें। चैप्टर नंबर 1 में ये फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 2 में ये हैं, चैप्टर नंबर 3 में ये हैं, चैप्टर नंबर 4 में ये हैं, और चैप्टर नंबर 7 में ये फार्मूलाज हैं। वो सारे के सारे उनको लिख लें चैप्टर वाइज और उसको बार बार रिवाइज़ करें जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ये MCQs के लिए भी ज़रूरी हैं, शॉर्ट के लिए भी ज़रूरी हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ज़रूरी हैं। अभी आप देखें 356 पेज नंबर पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है, U क्रॉस V, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, उनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर उनका मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका फार्मूला ये है, यानी कि U क्रॉस V करें, उसका मैग्नीट्यूड लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और पेज नंबर 358 पे देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि अगर U, V और W हों तो इनको आगे पीछे लिख दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें पहले U है, यहाँ पे पहले V है, यहाँ पे पहले W है, तो ये तीनों सेम, इनको इस तरह से हम लिख सकते हैं, U डॉट V क्रॉस W, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। ये देखें 360 पेज नंबर पे ये जो बॉक्स है यहाँ पे आप देख लें, वो कह रहा है इस तरह से आप लिख सकते हैं, U V W V W U W U V, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने इस तरह से लिखा U डॉट V डॉट W एंड U क्रॉस V डॉट W, इस तरह से अगर आप लिखें तो ये मीनिंगलेस है। ये इस तरह से आप नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ये गलत, इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपने देख लेना यहाँ पे। और इसको कहते क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, U V W U W U V, और इनका इस तरह से मैग्नीट्यूड लें तो इनको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आप कहते हैं। और 361 पेज नंबर पे देखें तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं और ये आपने फार्मूला भी याद कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन यानी कि U, V और W, इसका मैग्नीट्यूड लें और उसको 6 से डिवाइड कर दें, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड करें और उसको 6 से डिवाइड कर दें, तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। और ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो सेम आ जाएं, जैसे कि U और U आ जाए, V और V आ जाए, दो वेक्टर सेम आ गए तो उसका आंसर फिर ज़ीरो आएगा, ये भी आपने याद रखना है। ये लास्ट फार्मूलाज आ गए हैं 364 पेज नंबर पे। वर्क डन का फार्मूला क्या है, F डॉट डी, F गिवन होता है, D डिस्टेंस हम फाइंड करके उससे फिर डॉट प्रोडक्ट ज़रब दे देते हैं तो वर्क डन फाइंड हो जाता है। तो इसमें से शॉर्ट सवाल भी लाजमी आ जाता है और ये MCQs में इसका फार्मूला पूछ लेते हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या है, F डॉट डी। और इसी तरह से 365 पेज नंबर पे मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला क्या है, R क्रॉस F। इस तरह से ये आपका पूरी बुक जो है अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो गई है। ये आपने तैयार कर लेने हैं अच्छी तरह से। ये वीडियो सारी देखें और अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये काफ़ी मेहनत के साथ मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।